Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. In this particular video, we will discuss two important things. First one will be the general characteristic of covalent bond and second one the limitation of Lewis concept. जो concepts Lewis नहीं explain कर पाए वो देखेंगे एंड जनरल कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है देखते हैं। तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं दोस्तों। ओके, आइए उसे समझते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इधर आपको दिखाया गया कि जनरली जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं, लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं दोस्तों। समझ लेना कौन से फॉर्म में, लिक्विड और गैस। हमने देखा था आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म वाले जो कंपाउंड जो कैसे फॉर्म में थे, सॉलिड, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत नजदीक आ रहे थे। समझिएगा इसे, ये पॉइंट को समझिएगा। ये लिक्विड और गैस फॉर्म में है, जो आयनिक वाला जो बॉन्ड थे वो कौन से फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में थे। तो इनमें फर्क क्या है आप कह सकते हो, वो एकदम एक दूसरे के नजदीक आ रहे होंगे क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उनका, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में थे। ये जो है वो लिक्विड और गैस फॉर्म में है। इट मींस आप समझ रहे हो उससे थोड़े दूर रह रहे हैं। इट मींस आप कह रहे हो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा दोस्तों। तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आप कह सकते हो आराम से आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड देन कोवेलेंट बॉन्ड, उससे ज्यादा स्ट्रांग है। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये जनरल लिक्विड और गैस स्टेज में पाए जाते हैं। आपको पता है लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होती है, गैस के अंदर सबसे ज्यादा होती है एंड सॉलिड के अंदर सबसे कम हो रही है। तो पहले वो गैस से सॉलिड बन रहे, इतना आप समझ सकते हो कितना नजदीक आ रहे हैं, तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल अट्रैक्शन होगा। इधर ये शेयर कर रहे हैं, उतना नजदीक नहीं आ रहे हैं जितना आयनिक बॉन्ड में आ रहे थे। इसलिए आप कह सकते हो इंटर एटॉमिक बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड, उसके बाद क्या आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। अभी उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम है। थोड़ा ही टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं या तो बॉयल होने लगते हैं थोड़े ही टेम्परेचर पे। अभी ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड हमने उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बारे में भी बात किया हुआ है। तो मैंने ये बताया था तभी भी आपको कि पोलर होगा तो इट विल डिसॉल्व इनटू द पोलर सॉल्वेंट। H2O को हम पोलर बुला रहे थे एंड HCl को भी हम पोलर बुला रहे थे। तो H2OOHH इसके ऊपर -2 डेल्टा चार्ज, प्लस डेल्टा एंड HCl के ऊपर इधर प्लस डेल्टा, इधर माइनस डेल्टा। तो ये भी पोलर है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ये भी पोलर है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, ये वाली बात याद रखना। पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, पोलर नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। पोलर नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, एंड जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में भी हमने बात कर ली। तो इसे आप समझिए कि पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल होगा एंड तो इसलिए H2HCl सॉल्युबल है। तो आपको देखना है, दो कंपाउंड दिए, पहले चेक करिए कि क्या वो पोलर है। अगर वो पोलर होंगे तो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। अभी इंसुलेटर्स है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, ये मेनली कौन सी रिएक्शंस देते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस देते हैं। तो कि सर इसका मतलब जरा हमें समझाइए। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो आप देख सकते हो, H2 प्लस Cl2 और H2 प्लस I2 गिव्स क्या होगा, 2HI होगा। तो पहले तो H इधर बॉन्ड है, I बॉन्ड है, और इधर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, HI। तो आप कह सकते हो कि ये बॉन्ड को पहले तोड़ना पड़ा होगा, फिर यहाँ पे न्यू बॉन्ड जनरेट हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है उसे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। एंड जनरली आयनिक रिएक्शंस से क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। आयनिक रिएक्शंस कितने सेकंड में होती थी, नैनो सेकंड में हो जाता था, 10⁻⁹ सेकंड में हो जाता था। उसके कंपेयर में ये तो भाई बहुत ही स्लो रिएक्शंस होते हैं। इसे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहा जाता है, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होते हैं। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, स्पेसिफिक शेप होता है, डायरेक्शनल होता है। ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, पहले मैं ये हटा रहा हूं, इसे समझिएगा। ठीक है, तो हमने NaCl की बात की थी, तब मैंने क्या समझाया था कि Na प्लस है, Cl माइनस है। Cl माइनस कोई भी डायरेक्शन से आए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, ये तो खाली एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसे पकड़ के रखता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स है, कोई भी साइड से आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए NaCl अकेला का कोई शेप नहीं है, इसलिए आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं है। बट कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। डायरेक्शनल मींस उसका पर्टिकुलर जगह से ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है।
आप देखिए कि CH4 है तो पर्टिकुलर जगह से ही, ऐसे ही आप देखा होगा, आपको क्यों इसके डिफरेंट शेप होते हैं वो सब बताऊंगा, बट ये अभी याद रखिए कि उनके पर्टिकुलर क्या होते हैं, स्पेसिफिक शेप होते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आके वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करती है, एंड ड्यू टू दैट दे आर हैविंग, आपको पता है ऑर्बिटल्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, तो इधर क्या होता है, इधर बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो दूसरी दूसरी ऑर्बिटल अभी देखेंगे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, शेप होता है, इसीलिए ये जो है उनका स्पेसिफिक शेप होता है कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड का, एंड उसके वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ऐसा कहते हैं। तो ये थी दोस्तों जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनका लो होता है, पोलर पोलर में सॉल्युबल होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, जनरली कैसी रिएक्शंस देते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस देते हैं, एंड वो बेसिकली स्लो होता है, एंड स्पेसिफिक शेप होता है, एंड डायरेक्शनल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कोवेलेंट बॉन्ड की। अभी हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ लुईस कंसेप्ट। तो लुईस भाई साहब ने पहले तो क्या किया, लुईस भाई साहब ने हमें बताया कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो उन्होंने तो क्या बताया था कि भाई ऑक्टेट थियरी जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये सब बॉन्ड बनाते हैं, बट उन्होंने कुछ चीजें नहीं समझा पाए। तो पहले तो ये बॉन्ड बनता कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयर कैसे करता है, उन्होंने बता दिया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट शेयर कैसे करते हैं। अभी कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो कैसे हुआ, अभी ये बॉन्ड फॉर्म ही क्यों हुआ, क्यों ऐसा तो क्या हो रहा है कि उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें भाई साहब अपने लुईस नहीं समझा पाए। तो पहले तो कॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अपने लुईस नहीं समझा पाए, तो उनकी फर्स्ट लिमिटेशन तो क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी एलिमेंट क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये नहीं समझा पाए। फिर इनकम्प्लीट एंड एक्सपांडेड ऑक्टेट, हमने देखा ऑक्टेट रूल के वायोलेशन में कि भाई BCl3 जैसे कंपाउंड है, BCl2 जैसे कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एंड एक्सपांडेड ऑक्टेट किसके पास है, आप देख सकते हो PCl5 SF6 ऐसे कंपाउंड है जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। तो ये जो कंपाउंड हो गए वो एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड कैसे स्टेबल हो सकता है, ये नहीं समझा पाए, बराबर। तो इसीलिए ये उनका थियरी फेल हो गया। अभी एटम्स कैसे बॉन्ड करते हैं, कैसे नजदीक आते हैं, क्या ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती है, क्या इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे, वो पूरा स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था। उन्होंने तो खाली बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, बट कैसे होता है, ऑर्बिटल्स में से बाहर निकल के शेयर होता है कि ऑर्बिटल के अंदर ही शेयर होता है, क्या क्या होता है, कुछ नहीं क्लियर किया। ठीक है, फिर उनका शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने बताया ना, वो कैसे शेप कैसे फॉर्म होता है ये भी नहीं समझा पाए। एंड ये एक इंपॉर्टेंट वाली बात है, जब कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है तब जाके कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ तो उसने कुछ एनर्जी रिलीज की, क्लियर। तो वो एनर्जी रिलीज क्यों होती है ये भी नहीं समझा पाए। ये सारी चीजें हम समझेंगे, अभी ये तो लिमिटेशन है, ये सारी चीजें हम समझेंगे यही चैप्टर के अंदर, ठीक है। बट लुईस भाई साहब इतनी सारी चीजें नहीं बता पाए। तो दोस्तों अभी क्या हो गया कि लुईस भाई साहब आपने देखा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझा पाए लुईस, इसीलिए एक नया कंसेप्ट आया, मॉडर्न कंसेप्ट आया, जो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसको समझाने के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसको समझाने के लिए मॉडर्न कंसेप्ट आया, उसमें दो थियरी थी, वीबीटी एंड एमओटी। वीबीटी होता है वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो अभी हम ये स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। वो क्यों आया, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ लुईस भाई साहब इतना समझा नहीं पाए। उनका मेन बेसिक अभी जो भी रहेगा ये तीन चीजों पे रहेगा। पहले तो एक्सपांडेड ऑक्टेट क्यों हुआ, पहली तो मेन बात कि ये कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, क्या होता है इसके अंदर, तो ये बॉन्ड फॉर्म होता है, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में क्या है, एंड उनका शेप कैसा होता है, ये सब समझाने के लिए अभी की नेक्स्ट थियरी आएगी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा दोस्तों जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड लुईस कंसेप्ट का लिमिटेशन जो क्या था, तो वो हमने अभी देखा लुईस का लिमिटेशन। ओके, आशा रख रहा हूं आपको सब कुछ एकदम क्लियरली, एकदम आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके, एंड आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो अभी हम मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR प्रिंसिपल, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये सारी चीजें आएगी एंड फिर हम उसे समझेंगे, ठीक है बच्चों।
अगर आपको मजा आया है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।